हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस परिवार में। तो साथियों, आज के इस क्लास में एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2025 के लिए दमदार प्रश्नों को डिस्कस करेंगे 12 नवंबर के लिए। तो एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 का पेपर 12 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो समय थोड़ा सा कम है, तो उसके लिए अति संभावित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो पेपर में सीधे पूछे जाएंगे। उन्हीं सवालों को आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। टोटल 70 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 45 प्रश्न रहने वाले हैं। तो साथियों, आप अपने शिफ्ट से पहले इन 70 प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये सीएचएसएल टीयर 1 के लेवल के सारे क्वेश्चन होंगे जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। इस क्लास से आपको लगभग 10 से 15 सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो सबसे अधिक सवाल अभी तक पिछले 5 वर्षों में पूछे गए हैं, तो उन्हीं सवालों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की इस क्लास में एक और रामबाण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप सीएचएसएल टीयर 1 के लिए क्लास पर क्लिक किए हैं तो क्लास को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। यहां से आपकी तैयारी बहुत ही मजबूत तरीके से होने वाली है। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक दिन में 4 क्लासें आ रही है, एक सुबह 8 बजे, एक दोपहर 12 बजे और एक शाम 6 बजे और एक रात 9 बजे। ये डेली क्लास की टाइमिंग हो रही है। तो चलिए भाई, आज के पहले प्रश्न को हल करते हैं। तो आप इन 70 प्रश्नों को जरूर अपने मनोमस्तिष्क में बैठा लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? बताइए, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो याद रखिएगा 9वां मंडल। तो पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? बताइए, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो याद रखिएगा घननंद था। बी ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? बताइए, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? तो साथ ही याद रखिएगा अजातशत्रु को कहा जाता था कुड़िक। ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 4 को। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? बताइए, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो याद रखिएगा अशोक के द्वारा। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? बताइए, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो याद रखिएगा अशोक के समय। बी ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? बताइए, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो सर जी महाकश्यप ने की थी। ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहां हुआ था? बताइए, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहां हुआ था? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा पाटलिपुत्र में हुआ था। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? बताइए, सबसे पुराना राजवंश कौन सा, यानी प्राचीनतम राजवंश कौन सा इनमें से? तो याद रखिएगा मौर्य राजवंश है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 को। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? बताइए, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो याद रखिएगा बौद्ध का। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 को। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? बताइए, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो याद रखिएगा कुणाल था। ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? बताइए, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो सर जी मौर्य वंश ने। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 12 को। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? बताइए साथी, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने।
ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 13। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, बताइए केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, बताइए कौन सा स्तंभ है। तो याद रखिएगा भाब्रू स्तंभ है, डी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 14। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की, बताइए श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी। तो दोस्त मेरे याद रखिएगा अशोक ने की थी, ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि सीएचएसएल टीयर 1 का जो पेपर होने वाला है केवल 1 घंटे का पेपर होता है, ये तो सभी को मालूम है। और इसी 1 घंटे में आपको पूरे 100 क्वेश्चन हल करना होता है, जिसमें से 25 क्वेश्चन मैथ आएंगे, 25 क्वेश्चन रीजनिंग आएंगे, 25 क्वेश्चन इंग्लिश आएंगे और 25 क्वेश्चन जीएस आने वाले हैं। तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि सवाल का लेवल कैसा होने वाला है। ओके मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा हर एक क्वेश्चन आप बहुत ही शानदार तरीके से तैयार कर लीजिएगा। जितने भी हम आपको क्लास दे रहे हैं ना, बस सारे क्वेश्चन को तैयार जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को हल करिए। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की, बताइए अंतिम मौर्य सम्राट बृहद की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की थी 185 ईसा पूर्व में। तो सर जी पुष्यमित्र ने की थी, ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 16। सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, बताइए सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। तो याद रखिएगा सिमुक था, ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 17। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था, बताइए प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था। तो याद रखिए खारवेल था, ऑप्शन सी यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 18। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया, बताइए शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। तो याद रखिए कण्व ने किया था, ऑप्शन सी यहां से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 19। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, बताइए गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह कहां था भाई, कौन था, बताइए उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह कौन था। तो सर जी नालंदा विश्वविद्यालय था, ऑप्शन सी यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 21। थानेश्वर में वर्धन वंश यानी पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की, बताइए थानेश्वर में वर्धन वंश यानी पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की। तो याद रखिएगा पुष्यभूति वर्धन ने किया था, ऑप्शन सी यहां से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था, बताइए वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। तो याद रखिएगा हर्षवर्धन था, डी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 23। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था, बताइए हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था। तो याद रखिएगा वेनसांग आया था, डी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 24। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है, बताइए किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है। तो याद रखिएगा हरी केली है, ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 25 को। निम्नलिखित में से किस एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है, बताइए किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है। तो याद रखिएगा लक्ष्मण सेन को है, डी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 26। सेन वंश का संस्थापक कौन था, बताइए सेन वंश का संस्थापक कौन था। तो सामंत सेन था, ऑप्शन ए यहां से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 27। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य क्या है, बताइए
द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य क्या है? तो याद रखिएगा, तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवनों से संबंधित है। डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है, इस पर आप स्टार लगाइए क्योंकि ये सवाल आपके शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते हुई थी? बताइए, दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुई थी? चौगान मतलब पोलो खेलते हुई थी, बताइए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 29, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? बताइए, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, ये किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किन के बीच हुई थी? बताइए, तराइन की जो पहली लड़ाई थी 1191 ईस्वी में, तो किन के बीच हुई थी? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो इस सवाल का बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 31, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो याद रखिएगा इब्राहिम लोधी था। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 32, यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? बताइए, जो यात्री इब्न बतूता था वो कहां से आया था? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा मोरक्को यात्री था इब्न बतूता। ऑप्शन ए यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 33, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किससे माना जाता है? बताइए, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किससे माना जाता है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा मोहम्मद गौरी को। ऑप्शन ए यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? बताइए, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्त मेरे याद रखिए कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन ए यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 35, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? बताइए, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो सर जी इल्तुतमिश ने किया था। ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो यदि आप चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 को हल करिए। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? बताइए, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। भाई कुतुबुद्दीन ऐबक फेमस हो रहे हैं। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास यानी गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा शासक गुलाम राजवंश से संबंधित है? बताइए। तो सर जी इल्तुतमिश है। ऑप्शन ए यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी अपने शिफ्टों से पहले आप जरूर सारे प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपको मालूम है कि आपका पेपर कब होगा। क्योंकि भाई जो एसएससी सीएचएसएल में पहली बार इस बार हो रहा है कि सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन का, कि 22 अक्टूबर से जो आपका 28 अक्टूबर के बीच चला था कि आप कब आपका एग्जाम होगा खुद से सेलेक्ट करेंगे, और आप किस शहर में एग्जाम देना चाहते हैं खुद सेलेक्ट करेंगे, और किस शिफ्ट में एग्जाम देना चाहते हैं ये भी आपने चुन लिया होगा, और किस तारीख को देना चाहते हैं ये भी चुन लिया होगा भाई, क्योंकि एसएससी ने ऐसे पहली बार आपके साथ किया है। तो ये तो आपको मालूम है कि आपका एग्जाम कब होने वाला है, किस तारीख को होने वाला है, किस शहर में होने वाला है ना मेरे दोस्त। तो अपने शिफ्टों से पहले आप जरूर तैयार कर लीजिए। मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? बताइए। मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तो सर जी चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में। ऑप्शन सी यहां से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 39, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? बताइए। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 40,
निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहा था? बताइए, अपने आप को ईश्वर का अभिशाप किसने कहा था? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, चंगेज खान कहता था अपने आप को ईश्वर का अभिशाप। ऑप्शन ए यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? यदि हम बात करेंगे कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक, तो दोस्त मेरे याद रखिए नासिरुद्दीन महमूद था। ऑप्शन सी यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 42। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? बताइए, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो याद रखिएगा मोहम्मद गौरी के। ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 43। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बताइए, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो बाबर के। ऑप्शन से यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 44। हरिहर एवं बुक्या ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, उसका नाम क्या था? बताइए, हरिहर एवं बुक्या ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, उसका नाम क्या था? तो माधव विद्यारण्य था। ऑप्शन यहां से माधव विद्यारण्य बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 45। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? बताइए, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा कालीकट था। ऑप्शन सी यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 46। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? बताइए, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्त मेरे याद रहिए कुली कुतुब शाह ने करवाया था चार मीनार का निर्माण। ऑप्शन सी यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 47। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? बताइए, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो सर जी ये तो कर्नाटक राज्य में स्थित है हम्पी। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? बताइए, विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो याद रखिएगा संगमा था। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 49। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा रामानुज आचार्य थे। ऑप्शन ए यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 50। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बताइए, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो सर जी शंकराचार्य थे। तो यहां से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 51 की। 1526 ईस्वी में तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, तो इसमें बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? बताइए, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो दोस्त मेरे याद रखिए लोधी वंश के शासक को। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 52। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? बताइए, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सबसे पहले किस युद्ध में किया? तो याद रखिएगा पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था। ऑप्शन सी यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 कॉल करिए। पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? बताइए, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी ना, तो किसके किसके बीच हुई थी? तो सर जी अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54 को हल करिए। दिन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? बताइए, दिन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा अकबर के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 55। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? बताइए, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा औरंगजेब को। डी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 56।
हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? भाई आपके पेपर में इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो सर जी 1576 ईस्वी में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 57। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? बताइए, किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, शेरशाह ने। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 58। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? बताइए, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्त मेरे याद रखिए, शाहजहां ने करवाया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 59। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था? बताइए, शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो सर जी जहांगीर था। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 60। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? बताइए, अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था। डी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? बताइए, गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, शिवाजी थे। ऑप्शन सी यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 62। शिवाजी के अष्ट प्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह कौन था? बताइए, शिवाजी के अष्ट प्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह कौन था? तो सर जी सुमंत था। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए 63 को। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो सर जी वॉरेन हेस्टिंग था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 64। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? बताइए, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि पेशवाओं में से किसने की थी? तो दोस्त मेरे याद रखिए, बाजीराव सेकंड ने की थी। डी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 65। बक्सर की युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? बताइए, बक्सर का युद्ध जो आपका 1764 ईस्वी में हुआ था, तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन किया था? तो सर जी हेक्टर मुनरो ने। ऑप्शन सी यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 66। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? बताइए, भारत का पहला गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? तो सर जी तो लॉर्ड कैनिंग था। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 67। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? बताइए, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो दोस्त मेरे याद है कि गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 68। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? बताइए, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी था। ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 69 को हल करिए। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, किस ईस्वी में बनाया गया था क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल? तो सर जी 1757 ईस्वी में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के इस दमदार प्रश्न में। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? बताइए, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? तो सर जी वॉरेन हेस्टिंग ने। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्त मेरे फाइनली 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो अब बताइए आप सभी का टोटल 70 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? तो उम्मीद करूंगा तो भाई 45 प्रश्न तो आपका ठीक हुआ होगा। बताइए दोस्त आप सभी का कितना स्कोर रहा? तो साथ ही आपको डेली हर एक क्लास को करना है और इसमें जितने भी हम क्वेश्चन आपको करा दे रहे हैं उसको तैयार कर लेना है, क्योंकि मेरे दोस्त देखिए जो हम क्वेश्चन आपको करा देंगे डायरेक्ट आपको शिफ्टों में वही सब सवाल मिलेंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ओके मेरे दोस्त, आप सोच रहे हैं कि इस टाइम हम क्या करें अंतिम एक हफ्ते की तैयारी में, तो जो हम क्लास दे रहे हैं जितने भी हम क्वेश्चन आपको करा दे रहे हैं उसको तैयार कर लीजिए बस पेपर से पहले, अपने शिफ्टों से पहले। ओके मेरे दोस्त, तो डेली क्लास करने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा
डेली लगभग 4 क्लास आ रही है, तो हम अपने टाइमिंग बता दें, सुबह 8 बजे, दोपहर 12 बजे, शाम को 6 बजे और रात 9 बजे। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। तो सभी को जय हिंद जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।